हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पैसिव डिफ्यूज़न की ही आगे चीज़ें हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट की, ऑस्मोसिस एंड डी वाई प्लॉट, जिसे हम कहते हैं डैरो गैनेट प्लॉट या डायग्राम भी कहते हैं, डैरो गैनेट प्लॉट और डायग्राम। ऑस्मोसिस को पहले जान लें, ऑस्मोसिस है क्या। जैसा कि हमने अभी पैसिव ट्रांसपोर्ट में और एक्टिव ट्रांसपोर्ट आगे पढ़ेंगे, इसमें देखते हैं सॉल्यूट का मूवमेंट होता है, बट यहाँ पर ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। अब इसके लिए बेसिकली हमें समझनी पड़ेगी वही 11th क्लास वाली केमिस्ट्री। ये मान लीजिए ये आपके पास एक बड़ा सा वाटर जार है। इस वाटर जार के बीच में लगी हुई है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है। एक तरफ भर दिया गया कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन, कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन भर दिया गया। और दूसरी तरफ क्या भरा हुआ है? दूसरी तरफ भरा हुआ है वाटर, प्योर वाटर या लो शुगर कंसनट्रेशन का वाटर। अब यहाँ पर शुगर की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है। ये जो रेड वाले हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं शुगर मॉलिक्यूल, और जो ग्रीन हैं ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? वाटर मॉलिक्यूल। लिख लेते हैं किनारे, याद रहेगा। ग्रीन वाटर है और रेड शुगर है, या ग्लूकोज के मॉलिक्यूल कह लीजिए थोड़ा सिंपली। तो ये हो गया ग्लूकोज के मॉलिक्यूल। अब इधर बहुत कम है, इधर कम है, लेकिन इधर प्लेन वाटर भरा हुआ है। इधर प्लेन वाटर ज़्यादा है, मतलब कंसनट्रेशन लो है। इधर हायर कंसनट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, इधर लोअर कंसनट्रेशन ऑफ ग्लूकोज। अब देख रहे हैं यहाँ पे रेड डॉट्स बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल्स या ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हैं। अब जब यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसे जैसे हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट में, हमें ये देखना चाहिए कि ग्लूकोज इस तरफ से इस तरफ चला जाना चाहिए, इधर से इधर चले जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा। ये जो सेलेक्टिव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इससे इस तरीके का मूवमेंट नहीं होगा। इसमें क्या होगा, इस मेम्ब्रेन से जो मूवमेंट होगा वो सॉल्वेंट का होगा। यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट है वाटर, और सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट है ग्लूकोज। सॉल्यूट इज़ ग्लूकोज। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, यहाँ पे मूवमेंट ग्लूकोज का नहीं होगा, वाटर का होगा। और हमेशा जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें एनर्जी नहीं एक्सपेंड होती, वो किधर होता है? फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, मतलब अलोंग द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा। जब वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा तो ये वाटर इधर से आना शुरू हो जाएगा इस तरफ से, और इधर वाटर के मॉलिक्यूल कम होने लगेंगे। थोड़ी देर बाद ये स्टेज आएगी कि यहाँ पे वाटर बढ़ जाएगा, यहाँ पर वाटर बढ़ जाएगा, और इतना ज़्यादा वाटर हो जाएगा कि इसका कोशिश टारगेट क्या होगा कि दोनों तरफ जो ग्लूकोज का कंसनट्रेशन है वो बराबर कर लिया जाए। इधर वाटर के मॉलिक्यूल्स बढ़ा दिए जाएँ और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल कम होने लगेंगे, यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल कम होने लगेंगे। अब इससे क्या रिज़ल्ट आया? इससे रिज़ल्ट ये आया, ये जो चीज़ हमने समझी, ये हमने क्या समझा कि यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है वो किस चीज़ का हो रहा है? सॉल्वेंट का, ना कि सॉल्यूट का। तो ये थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोसिस को और कुछ नहीं, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि डिफ्यूज़न ऑफ वाटर या डिफ्यूज़न ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो सॉल्वेंट था वो क्या था? वाटर था। ये एक सिंपल सी बात हो गई। अब ऑस्मोसिस का बॉडी में बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि ऑस्मोसिस में लगातार वाटर मूवमेंट हो रहा है। और कहाँ कहाँ हो रहा है? ब्लड ब्लड कैपिलरी अगर है तो ब्लड कैपिलरी से कहाँ पे जा रहा है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जा रहा है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड से मूवमेंट हो रहा है कहाँ पे? ये सेल्स प्रेजेंट हैं, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट हो रहा है। तो ये जो हर जगह मूवमेंट हो रहा है, ये एक ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। हर तरफ टारगेट क्या है? ऑस्मोसिस का अल्टीमेट टारगेट क्या होता है कि भाई मेम्ब्रेन के दोनों तरफ जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी है, इसके दोनों तरफ कंसंट्रेशन कर लिया जाए बराबर। ये टारगेट रहता है। तो अब थोड़ा सा समझते हैं डैरो गैनेट प्लॉट। डैरो गैनेट प्लॉट की इंपॉर्टेंस क्या है? ये डी वाई प्लॉट हमें ये चीज़ सिखाता है कि किस तरीके से अगर बॉडी से किसी भी तरीके के चेंजेस आए ऑस्मोलरिटी में, अगर आइसोटोनिक फ्लूइड निकल जाए, या आप हाइपर ऑस्मोटिक फ्लूइड या हाइपरटोनिक फ्लूइड ऐड करें,
या प्योर वाटर का डिहाइड्रेशन हो, कुछ भी चेंजेस आते हैं तो ECF ICF कंपार्टमेंट पे क्या फ़र्क आएगा ऑस्मोलरिटी में, और दूसरी चीज़ वॉल्यूम में, इन दोनों में क्या चेंजेस आएंगे ये हमें बताता है। तो डैरो यूनिट प्लॉट को थोड़ा सा देखते हैं, और ये भी इस चीज़ को दिमाग में रख के चलिएगा कि ये जो मूवमेंट हो रहा है कैपिलरी और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बीच में मूवमेंट हो रहा है, दूसरा मूवमेंट ये इस सेल मेम्ब्रेन के बीच में हो रहा है। तो अगर इन दोनों चीज़ों को जोड़ें तो ये दोनों चीज़ें कैपिलरी और इंटरस्टिशियल फ्लूइड मिलके क्या बनाते हैं, ECF मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और ये क्या बना है अंदर वाला, ये है ICF, ये सब मिलके बनाते हैं ICF। तो सेल के अंदर अब बीच में कौन सी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो गई, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है ICF और ECF के बीच में कुछ और नहीं, हमारी सेल मेम्ब्रेन है। क्या है, सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं। अब डैरो यूनिट प्लॉट को समझने की कोशिश करते हैं एक डायग्राम बना करके। तो सबसे पहले एक हमने लिया कि एक ड्रॉ कर लेते हैं एक स्केल टाइप की, इधर हमारी ऑस्मोलरिटी हो गई और इधर वॉल्यूम। अब एक कंपार्टमेंट बना लेते हैं पहले से, जो बड़ा वाला है जाहिर सी बात है वो क्या होगा, वो होगा ECF, और जो कम वाला है वो क्या होगा, ICF। अब आपने एक आइसोटोनिक फ्लूइड इसके अंदर ऐड किया। आइसोटोनिक फ्लूइड मतलब जो बिल्कुल सेम कंसंट्रेशन रखता हो प्लाज्मा का, मतलब जो ऑस्मोलरिटी इक्वल टू प्लाज्मा, ये है आइसोटोनिक। ऑस्मोलरिटी इक्वल टू प्लाज्मा, जो कि रेंज क्या होती है बिटवीन 280 to 300 मिली ऑस्मोल, मतलब ऑस्मोल का 1000 पार्ट, मिली ऑस्मोल पर लीटर। अब जब भी आपको ऐड करना है तो डायरेक्ट सेल के अंदर तो कोई सोल्यूशन डाल नहीं सकते हैं, जाहिर सी बात है कैनुला लगाएंगे, पेशेंट के कैनुला लगा करके उससे आप फ्लूइड चढ़ाएंगे। अब वो फ्लूइड जब चढ़ाएंगे तो वो जाएगा ब्लड में, ब्लड से वो सबसे पहले तो वेन से पहुंचेगा, वो डायरेक्टली सुपीरियर वेना केवा में होते हुए हार्ट से वो पूरी बॉडी में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो जब पूरे ब्लड में फैल गया, पूरे प्लाज्मा से मिक्स हो गया, तो कैपिलरी के थ्रू फिल्टर होके वो पहुंचेगा कहाँ, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। जो ये पहले डायग्राम देखा था हमने, कुछ भी ऐड किया तो सबसे पहले इस ब्लड कैपिलरी में ऐड किया, यहाँ से ये पहुँचा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और उसके बाद ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की कोशिश करेगा। बट सारा मूवमेंट किसके अकॉर्डिंग होगा, ऑस्मोलरिटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑस्मोलरिटी ही वो ग्रेडियंट है जो डिसाइड करेगी कि वाटर किधर जाए, और वाटर जाएगा किधर, हमेशा जाएगा हायर ऑस्मोलरिटी की तरफ वाटर मूव करेगा। क्यों, क्योंकि हायर ऑस्मोलरिटी में जो सॉल्यूट है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो और सॉल्वेंट को मूव करना है, तो वाटर वहाँ हमेशा जो है वाटर अपने कंसंट्रेशन से अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेगा। तो जिस तरफ वाटर कम है, मतलब जहाँ पे ऑस्मोलरिटी ज़्यादा वहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा, इसका मतलब वाटर कम, तो वाटर कम जगह से ज़्यादा जगह की तरफ जाएगा। अब ये मूवमेंट कैसे होगा, ये मूवमेंट ऐसे होगा कि आपने कुछ भी ये मैंने थोड़ा सा गलत ड्रॉ कर दिया, कन्फ्यूज़न की बात करते करते, ये ECF होगा, ये ICF होगा, कम वाला ज़्यादा वाला ICF है और कम वाला ECF है। तो जब इसको हमने ऐड किया तो हमने देखा क्या कि हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ऐड क्या कर दिया, एक आइसोटोनिक सोल्यूशन। जब ये आइसोटोनिक सोल्यूशन अंदर गया तो इसने सबसे पहले क्या किया, आइसोटोनिक अंदर गया तो जो भी मॉलिक्यूल्स इसमें आ रहे हैं उसका कंसंट्रेशन कितना है, कंसंट्रेशन सेम है जो कंसंट्रेशन ICF में। क्यों, क्योंकि आइसोटोनिक था, ऑस्मोलरिटी तो अंदर से बाहर तक ECF ICF के बीच में सेम चल रही ना, बिटवीन 280 to 300, और इसी ऑस्मोलरिटी का आपने सोल्यूशन एक ऐड कर दिया। तो जब ऐड किया तो कंसंट्रेशन का डिफरेंस तो था नहीं, तो यहाँ पर कोई नेट मूवमेंट नहीं हुआ, यहाँ पर किसी भी तरीके का नेट मूवमेंट नहीं हुआ। अल्टीमेटली जब नेट मूवमेंट नहीं होगा, वाटर मूव नहीं किया, तो अल्टीमेटली क्या होगा, यही कंपार्टमेंट जो है ये थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम में बढ़ जाएगा, ये आ जाएगी नई पिक्चर, ये वॉल्यूम बढ़ गया। बट क्योंकि आइसोटोनिक ये ऐड किया था तो कहीं पे कोई मूवमेंट तो हुआ नहीं कि ECF ICF के बीच में कोई मूवमेंट हुआ हो, तो अल्टीमेटली यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आइसोटोनिक ऐड हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया, और ऑस्मोलरिटी में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आया। तो नो चेंज इन ऑस्मोलरिटी एंड ग्रेट चेंज इन वॉल्यूम। ओके।
आर यू क्लियर विद इट? चलिए अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब हमने आइसोटोनिक फ्लूइड का लॉस करा दिया। फिर से वही डायग्राम ड्रॉ करेंगे, इधर ऑस्मोलरिटी और यहाँ पर वॉल्यूम, और कंपार्टमेंट फिर से बना लेते हैं। जो बड़ा वाला कंपार्टमेंट होगा वो होगा कौन सा, ICF, और छोटा वाला कंपार्टमेंट क्या होगा, छोटा वाला ECF होगा। अब जब भी वाटर लॉस हुआ, सॉरी आइसोटोनिक फ्लूइड का लॉस हुआ, किसका लॉस किया, आइसोटोनिक फ्लूइड का। जैसे ही आइसोटोनिक फ्लूइड का लॉस हुआ तो कहाँ से हुआ, वो ब्लड से लॉस हुआ, और जैसे ही ब्लड से लॉस हुआ तो कोई भी आइसोटोनिक था तो जिस कंसंट्रेशन का था उसी कंसंट्रेशन का बाहर निकल रहा था। तो किसी भी तरीके का, उसी सेम प्रिंसिपल के हिसाब से किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं आएगा ऑस्मोलरिटी में। अल्टीमेटली होगा क्या, वॉल्यूम कम हो जाएगा, और ECF ICF के बीच में किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं होगा। याद रखिए, मूवमेंट तभी होगा जब ऑस्मोलरिटी से छेड़छाड़ करेंगे। आइसोटोनिक अगर कर रहे हैं तो उस पर केवल ECF ही बाहर से निपट लेगा, अगर ऐड कर रहे हैं तो ECF का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, घटा रहे हैं तो ECF का वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब थोड़ी सी और बेटर पिक्चर पे जाते हैं, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि एक इनटेक लिया गया हायर ऑस्मोलरिटी का। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि इनटेक ले लिया जाए किसी भी तरीके से, हायर कंसंट्रेशन ऑफ NaCl यूज़ कर लिया जाए। हायर कंसंट्रेशन ऑफ NaCl अगर ऐड कर दिया किसी भी तरीके से ECF में, तो जैसे ECF में ऐड करेंगे, अब पिक्चर कैसे बनेगी, धीरे धीरे चलिएगा। सबसे पहले क्या होगा कि ECF में जैसे ही हाइपरटोनिक सोल्यूशन ऐड किया, हाइपरटोनिक वो भी NaCl। डेक्सट्रोज की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, डेक्सट्रोज की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि डेक्सट्रोज अल्टीमेटली मेटाबोलाइज हो जाएगा, उससे बन जाएगी एनर्जी। वो डेक्सट्रोज अल्टीमेटली ग्लूकोज, या डेक्सट्रोज जो कह लें उसका लीवर डेक्सट्रोरोटेटरी मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का, जो मेटाबोलिकली एक्टिव है, तो वो अल्टीमेटली क्या होगा, वो अल्टीमेटली मेटाबोलाइज होगा, प्लेन वाटर बचेगा, तो वहाँ पे पिक्चर अलग होगी। बट NaCl ऐड किया है हाइपरटोनिक, जैसे हाइपरटोनिक यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ की ऑस्मोलरिटी रेस करना शुरू हो जाएगी और साथ ही साथ वॉल्यूम भी बढ़ेगा। बट कहानी यहाँ पे रुकेगी नहीं, थोड़ी देर बाद यहाँ से वाटर शिफ्ट मारेगा, वाटर यहाँ से शिफ्ट करेगा, और जैसे ही वाटर यहाँ से शिफ्ट करेगा तुरंत चेंजेस ये आएंगे कि थोड़ी देर बाद कंपार्टमेंट की जो स्थिति होगी वो पिक्चर कुछ ऐसी बन जाएगी कि यहाँ पर ये वाटर शिफ्ट किया, और वाटर के शिफ्ट होते ही ये वॉल्यूम यहाँ पर कम हो गया, और जैसे ही वॉल्यूम कम हो गया, ये वाटर शिफ्ट किया, तो जो इनिशियली ऑस्मोलरिटी थी उससे थोड़ी सी डाउन जाएगी, और दोनों तरफ की ऑस्मोलरिटी बराबर हो जाएगी। पहले ऑस्मोलरिटी ऊपर गई, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, पहले गई, फिर नीचे कैसे, जब यहाँ से वाटर जैसे ही मूव किया कंसंट्रेशन कम हो गया, और कंसंट्रेशन जैसे ही कम हुआ तो ये ऑस्मोलरिटी फिर से नीचे, बट दोनों तरफ की तो अल्टीमेटली बराबर होनी थी। तो आपने नेट चेंज क्या देखा, आपने नेट चेंज देखा कि ECF का वॉल्यूम बढ़ गया और ICF का वॉल्यूम कम हो गया। क्यों हो, क्योंकि वाटर इधर से इधर शिफ्ट हो गया, बट ऑस्मोलरिटी दोनों तरफ रेज हुई। इसलिए रेज हुई क्योंकि इधर तो आपने ECF में हाइपरटोनिक डाल ही दिया था, और फिर उसके बाद इधर से वाटर शिफ्ट हुआ, तो अल्टीमेटली ECF की थोड़ी सी ऑस्मोलरिटी कम हुई। बट यहाँ से वाटर मूव करा दिया ना, तो कंसनट्रेशन तो बढ़ ही जाएगा। जितना कंसनट्रेशन इधर से आप पानी निकाल रहे हो उतनी ऑस्मोलरिटी उसी रेशियो में बढ़ रही है। तो अल्टीमेटली आपने क्या देखा, हाइपरटोनिक अगर ऐड किया तो ICF का वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, ऑस्मोलरिटी रेज हुई, किसकी, दोनों की, ECF एंड ICF की, और ECF का जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया। ये नेट रिजल्ट आया। अब एक पिक्चर और देखने की कोशिश करते हैं। अगली पिक्चर कौन सी हो सकती है, एक कंडीशन हो सकती है NaCl का लॉस कर दिया। अब NaCl का लॉस कर दिया तो कैसे होगा, तब तक सोचो, फिर से हमने ड्रॉ कर लेते हैं इसी अपने डायग्राम को। यहाँ पर ECF और ICF बना दिया, इसे कंपार्टमेंट थोड़े बड़े छोटे बनाने चाहिए, ये बना दिया। ये क्या हो गया, छोटा वाला ECF, बड़ा वाला ICF। अब इसे लॉस कराया, तो लॉस सबसे पहले कहाँ हुआ, लॉस ऑफ NaCl। जैसे ही NaCl का लॉस होगा, सबसे पहले क्या चेंजेस आएंगे, सबसे पहले NaCl जैसे निकलना शुरू होगा, यहाँ पर ऑस्मोलरिटी डिक्रीज़ करेगी। ऑस्मोलरिटी डिक्रीज़ कैसे करेगी, NaCl वही लॉस हो रहा है,
और NaCl का जो लॉस है उसकी वजह से ऑस्मोलरिटी डिक्रीज़ कर गई। तो ऑस्मोलरिटी सबसे पहले किसकी डिक्रीज़ करेगी? ऑस्मोलरिटी सबसे पहले डिक्रीज़ करेगी ECF की। अब जैसे ही ऑस्मोलरिटी ECF की डिक्रीज़ करी, NaCl का लॉस हो रहा है, यहाँ पे किसका? NaCl बाहर जा रहा है, लॉस हो रहा है NaCl का, मतलब सॉल्ट का लॉस हो रहा है। जैसे सॉल्ट का लॉस होगा ऑस्मोलरिटी नीचे चली जाएगी, और जैसे ऑस्मोलरिटी नीचे जाएगी यहाँ से वाटर शिफ्ट मारेगा। अब जैसे ये हमारी कौन सी एक्सिस थी? ये हमारी थी ऑस्मोलरिटी और ये था वॉल्यूम। जैसे ही वाटर शिफ्ट मारेगा ECF कंपार्टमेंट का वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा और ऑस्मोलरिटी डिक्रीज़ होने लगी। क्यों डिक्रीज़ होने लगी? इसलिए डिक्रीज़ होने की, भैया पानी बढ़ा रहे हो तो नमक तो कम ही हो जाएगा ना कंसनट्रेशन। तो ऑस्मोलरिटी दोनों तरफ डिक्रीज़ कर गई और ECF से वाटर फ्लो कर गया ICF में, और ये कंपार्टमेंट जो है ये छोटा हो गया। उल्टी पिक्चर एकदम दिखी। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे जैसे आप ऐड कर रहे थे ECF का वॉल्यूम बढ़ रहा था, ICF का कम हो रहा था और ऑस्मोलरिटी बढ़ रही थी। यहाँ पर उल्टी कहानी हुई, यहाँ पर ICF का वॉल्यूम बढ़ गया। क्यों? क्योंकि ये वाटर इधर से इधर मूव कर गया और ऑस्मोलरिटी दोनों तरफ की कम हुई। इनकी तो इसलिए कम हुई कि NaCl सीधे निकाल दिया, और इनकी इस वजह से कम हुई ICF की, क्योंकि आपने जो वाटर था वो इस तरफ मूव कर गया। ये रिजल्ट आया अल्टीमेटली। अब एक कंडीशन और देख सकते हैं, एक कंडीशन देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्योर वाटर लॉस हो, जैसे डायबिटीज़ इंसिपिडस की कंडीशन होती है, जिसमें सॉल्यूट का लॉस कम है और लॉस मेजरली किसका हो रहा है? ECF और ICF से वाटर का। अब जैसे ही वाटर का लॉस हो रहा है तो उसमें अल्टीमेटली क्या होगा? वाटर का जब लॉस होगा तो एक पिक्चर दिमाग में बना लीजिए तुरंत कि आपने निकाला ECF से वाटर, और जैसे ECF से वाटर निकालोगे सबसे पहले ऑस्मोलरिटी रेज करेगी, ऑस्मोलरिटी रेज करेगी, और जैसे ही ऑस्मोलरिटी रेज करेगी तुरंत और तुरंत, जैसे ऑस्मोलरिटी रेज करेगी यहाँ पर तुरंत का क्या होगा कि वाटर तो लॉस आपने कर ही दिया था, ये थोड़ा सा वाटर यहाँ से रिप्लेनिश हो जाएगा और दोनों का वॉल्यूम कम होगा और दोनों की ओवरऑल ऑस्मोलरिटी रेस कर जाएगी। क्यों? क्योंकि वाटर के साथ साथ थोड़ा वाटर का लॉस हुआ तो वॉल्यूम कम हुआ, वॉल्यूम कम होने से कंसंट्रेशन बढ़ा, और जैसे कंसंट्रेशन बढ़ा इधर से शिफ्टिंग शुरू हो गई वाटर की, तो ऑस्मोलरिटी इधर भी बढ़ गई। जितना ये कंपार्टमेंट शिफ्ट किया, ये वाला कंपार्टमेंट श्रिंक किया, उतना वाटर यहाँ से थोड़ा सा रिप्लेस होने की कोशिश हुई और दोनों तरफ ऑस्मोलरिटी बराबर करी गई। पहले इनिशियली ऑस्मोलरिटी बढ़ी, फिर उसके बाद क्या हुआ? वाटर इधर से मूव करने लगा तो इसकी ऑस्मोलरिटी भी रेस करने लगी और वॉल्यूम तो कम हो ही गया क्योंकि वाटर निकल गया था। ओके, अगर इस चीज़ को एक बार में क्लियरिटी ना है तो वीडियो को प्लीज़ बार बार रिवाइंड करके देखिएगा, थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं एक ही बार में बहुत देर तक समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वो भी जिसको समझ में आ रहा होगा उसे ख़राब लगने लगेगा। अब ऑस्मोलरिटी की एक पिक्चर हम और एक देख सकते हैं कि गेन ऑफ वाटर हो रहा है, जैसे कि SIADH की कंडीशन होती है तो गेन ऑफ वाटर हो रहा है, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटोडायूरेटिक हार्मोन। अब इसमें क्या होगा? जब ऑस्मोलरिटी रेस करेगी और ऑस्मोलरिटी रेस करते ही क्या होगा कि ECF और ICF दोनों से जो है वाटर ऐड होने लगेगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा? वॉल्यूम दोनों का बढ़ेगा और अल्टीमेटली ये जो वॉल्यूम दोनों का बढ़ेगा और ऑस्मोलरिटी नीचे को डिक्रीज़ कर जाएगी। वॉल्यूम दोनों का बढ़ेगा और अल्टीमेटली ऑस्मोलरिटी डिक्रीज़ कर जाएगी। ये नई पिक्चर आ जाएगी। तो आई होप कि आप लोगों को ये थोड़ा सा समझ में आया होगा, क्लियरिटी हुई होगी, और एक इसमें क्या जो है इसको एक आगे समराइज़ करके एक टेबल बना करके याद कर सकते हैं अगर चाहें तो, बट इस कॉन्सेप्ट को समझ के चलें। ये पिक्चर दिमाग में रखें कि किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है और पानी कहाँ से कहाँ जा रहा है। आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं, क्लियरिटी आ जाएगी तुरंत। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।